नमस्कार मित्रों। भीम भाष्य ये मेरे ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज में आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। भीम भाष्य की इस दृक्श्राव्य श्रृंखला के माध्यम से महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो बहुआयामी प्रतिभा थी उसके 25 पहलू, 25 आविष्कार मैं आपके लिए सादर करने जा रहा हूं। इस दृक्श्राव्य श्रृंखला में हर एक एपिसोड 15 से 20 मिनट तक का एपिसोड होगा। ऐसे कुल मिला के 54 एपिसोड्स की ये महामालिका है। इस दृक्श्राव्य श्रृंखला के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार, उनका कार्य, उनकी फलसफी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपने देश के लिए जो सपना दिखाया था वो सपना मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। मित्रों, अगर आपको ये ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज पसंद आएगी तो कृपया इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें। तो चलो आगे बढ़ते हैं एपिसोड 4 की तरफ। ये जो दृक्श्राव्य श्रृंखला का चौथा चरण है, इस चरण का विषय है भीमराव अंबेडकर जी ने केवल 26 वर्ष की उम्र में जो पहला अर्थ विषय ग्रंथ लिखा, उस विषय पर ये चरण है जो उन्होंने केवल 26 वर्ष के उम्र में लिखा था। ये जो ग्रंथ था उसका शीर्षक था द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंसेस इन ब्रिटिश इंडिया। उसका मतलब है कि ब्रिटिश सरकार के राज में प्रांतिक सरकारों की जो वित्त प्रणाली विकसित हो गई, उसकी जो उत्क्रांति हो गई, इस किताब का मुख्य विषय है। ये जो किताब है, ये किताब उस प्रबंध पर आधारित है जो प्रबंध भीमराव अंबेडकर जी ने अमेरिका स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1917 साल को अपने पीएचडी की डिग्री हासिल करने के लिए सादर किया था। और ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र में जो एक शाखा है, राजस्व नीति की शाखा, पब्लिक फाइनेंस की शाखा, उस क्षेत्र में ये बहुत ही मूलगामी योगदान साबित हो गया है। क्या विषय है इस किताब का? जरा बारीकी से देखते हैं। इसका विषय है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के वित्तीय संबंध। ये इस ग्रंथ का मुख्य विषय है। चलो इसके बारे में समझ लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्या किया है इस किताब में, तो सन 1833 से लेकर सन 1921 तक, इस प्रदीर्घ कालखंड में ब्रिटिश केंद्र सरकार और ब्रिटिशों के जमाने में जो राज्य सरकारें थी, जिन्हें स्टेट्स नहीं कहते थे, उन्हें प्रोविंसेस कहते थे। तो ब्रिटिश केंद्र सरकार एक तरफ और दूसरी तरफ उनकी प्रांतिक सरकारें, उनमें वित्तीय संबंध ये प्रदीर्घ कालखंड में 1833 से लेकर 1921 तक कैसे विकसित हो गए, उसका उद्गम क्या है, उसका विकास कैसे हो गया, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूलगामी विवेचन और चिंतन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इसमें पेश किया है। देखिए, सन 1833 से हमारे देश में जो वित्त प्रणाली प्रचलित थी, वो वित्त प्रणाली पूरी तरह से उसमें केंद्रीकरण हो गया था। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि ये जो केंद्र सरकार की वित्त प्रणाली जो थी, उसमें हानिकारक कर व्यवस्था थी और उसमें
लापरवाही से खर्चा हो रहा था। तो एक तरफ ये जो वित्त प्रणाली थी केंद्र सरकार की, वो पूरी तरह से केंद्रीभूत थी और उसमें दो बातें थी, अंबेडकर जी कहते हैं, एक तरफ हानिकारक कर व्यवस्था और दूसरी तरफ लापरवाही से किया हुआ खर्चा। जैसे कि उन्होंने लैंड टैक्स का उदाहरण दिया है। लैंड टैक्स उन दिनों में जो हमारे देश में था वो 80 to 90% था और 100 वर्षों तक उसके पहले ब्रिटेन में ये टैक्स रेट कितना था? लैंड टैक्स रेट वो था 5% से लेके 20% तक। भारत में जो सिस्टम आई थी, हमारे देश में जो सिस्टम ब्रिटिश सरकार ने लाई थी, उसमें जमीन की ओनरशिप ये खुद सरकार के पास थी और जो जमींदार थे उनके पोजीशन में वो थी जो अपने लोगों को कसने के लिए उससे खेती के लिए देते थे और उनसे पैसा वसूल करते थे, खंड वसूल करते थे और उसमें से वो ब्रिटिश सरकार को अपना टैक्स अदा करते थे, लैंड टैक्स। और ये लैंड टैक्स 80 to 90% इतना बड़ा था, इतना प्रचंड था, जिसकी वजह से जमींदार और सारे काश्तकार इनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। दूसरी तरफ कस्टम्स की जो ड्यूटीज थी, निर्यात के ऊपर जो टैक्सेस लगाए थे वो बिल्कुल ज्यादा थे, बहुत ज्यादा थे। वजह क्या थी उसकी? भारत में जो उत्पादक है उनको ब्रिटेन का मार्केट नहीं मिलना चाहिए, वो बैठ जाने चाहिए, डूब जाने चाहिए। इसलिए वो जो निर्यात करते थे, एक्सपोर्ट जो करते थे, उस पर बड़े पैमाने पर टैक्सेस लगाए गए थे। दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार के या तो ब्रिटेन के जो मैन्युफैक्चरर्स थे, उत्पादक थे, वो जो एक्सपोर्ट करते थे इंडिया को, मतलब हमारे देश में जो आयात करते थे उसके ऊपर जो टैक्स लगाए थे वो सिर्फ नाम के लिए थे। इसका मतलब है भारत देश का एक बहुत बड़ा मार्केट ये ब्रिटेन के लोगों को, वहां के मैन्युफैक्चरर्स को, वहां के उत्पादन करने वाले लोगों को आराम से उपलब्ध किया गया था। दूसरी तरफ भारत के जो काम करने वाले थे, उत्पादक थे, उनके लिए ज्यादा टैक्सेस लगा के उनके ऊपर वर्चुअली उनको बंद कर दिया था, खारिज कर दिया था, वहां आने से रोक दिया था। इसका मतलब यह हो गया कि सरकार के पास संसाधनों की कमी रहती थी। क्यों कमी रहती थी? क्योंकि ये जो सारे सोर्सेस थे, ये सोर्सेस से बहुत सारे पैसे लेने के बावजूद भी लापरवाही से जो खर्चा हो रहा था, उसकी वजह से संसाधनों की कमतरता, उनकी अपर्याप्तता, संसाधनों की कमी ये महसूस होती रहती थी। और डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये भी स्पष्ट किया है कि जो मर्यादित संसाधन केंद्र सरकार को उपलब्ध थे उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा ठाठ दिखाने के लिए खर्चा किया जाता था। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कहा है कि युद्ध सेवा पर जो खर्चा किया जाता था वो जो मर्यादित संसाधन थे उसका 52% से लेके 80% तक लश्करी सेवा पर खर्चा किया जाता था। अब आप बोलेंगे कि उनके लश्कर में ज्यादातर तो भारतीय लोग थे, इसका मतलब है कि भारतीयों को फायदा मिलता था उसका। बिल्कुल गलत है। जो होता था वो ये, वास्तविकता ये थी कि हर एक 5 भारतीय सैनिकों को जितना पैसा मिल सके उससे ज्यादा पैसा एक यूरोपियन या ब्रिटिश सैनिक को मिलता था। तो ये जो युद्ध सेवा पर बहुत बड़ा खर्चा होता था वो ज्यादातर उनके ही अपने लोगों के हाथ में जाता था, वो भारतीय लोगों को प्राप्त नहीं होता था। और ये बात भी आप ध्यान में रखिए कि एक तरफ लापरवाही से किया हुआ खर्चा है, दूसरी तरफ विकास के जो काम है, जो विकास के काम है, जैसे कि एजुकेशन हो, जैसे कि पब्लिक वर्क्स हो, रास्ते बांधना,
विद्युत उत्पादन के हो, जो लोकोपयोगी योजना है उसके लिए खर्चा बहुत कम था। इसका अपरिहार्य नतीजा ये निकला कि केंद्र सरकार को बार बार घाटे में जाना पड़ा, बजट डेफिसिट्स बार बार होते रहे। डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि वित्त प्रणाली का जो प्रशासन था वो भी बहुत कमजोर था। देखिए, वो कहते हैं कि कानून से उसकी जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी, लेकिन वास्तव में उसको प्रशासन कौन करता था? राज्य सरकार करती थी। इसका मतलब यह हो गया कि राज्य सरकारें जो कर रही थी उसके लिए केंद्र सरकार के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, वो सिर्फ समन्वयक के रूप में मर्यादित रहा। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि इतनी बुरी अवस्था थी, उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि खर्चों का बजट वो राज्य सरकार बनाती थी और वो केंद्र सरकार को देती थी, और केंद्र सरकार के पास ऐसी कोई यंत्रणा नहीं थी जो जिसकी जांच करे और तय करे, सुनिश्चित करे कि ये कम है, ज्यादा है, किधर कम करना चाहिए, किधर बढ़ाना चाहिए। इसका अर्थ यह हो गया कि राज्य सरकारों ने जो भी अपने मन से जो भी चाहा वो केंद्र सरकार को देना पड़ता था। इसकी वजह से बढ़ती हुई मांगों को भी केंद्र सरकार को स्वीकार करना पड़ा और इससे केंद्र सरकार के वित्त प्रणाली पर गहरा बुरा असर हो गया। इसीलिए सन 1871 में केंद्र सरकार ने ये निर्णय किया कि अभी प्रांतिक सरकार जो है उनको अपना बजट बनाने का अधिकार देना चाहिए। यह सुनिश्चित किया 1871 में, और उसके बाद में वहां से प्रांतिक बजट का सिलसिला शुरू हो जाता है 1871 से। डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपनी महान ग्रंथ में 1871 से लेके अगले 50 वर्षों में इस वित्त प्रणाली में जो भी बदलाव आए उसका एक बहुत अच्छा रिव्यू किया है और उसका विस्तृत विवेचन किया है। जैसे कि 3 प्रकार की सिस्टम प्रचलित हो गई। पहले जो सिस्टम आ गई थी उसको कहते थे बजट बाय असाइनमेंट। ये बजट बाय असाइनमेंट जो सिस्टम था उसमें कुछ सेवाएं जैसे कि पुलिस की सेवा, एजुकेशन की सेवा, रास्तों की सेवा, मेडिकल सर्विसेज की सेवा, ये प्रोविंशियल बजट्स के लिए, प्रांतिक बजट्स के लिए दे दी गई थी और उनसे जो रेवेन्यू मिलता था वो रेवेन्यू उसी राज्य सरकार को देने का निर्णय हो गया था। और ऊपर से रकम के रूप में लंप सम असाइनमेंट के रूप में असाइनमेंट दिया जाता था, इसलिए इसको बजट बाय असाइनमेंट कहते हैं। और ये जो प्रणाली थी वो सिर्फ 5 बरस लगी रही, जारी रही, 1871-72 ऑनवर्ड्स अप टू 1876-77। दूसरी जो वित्त प्रणाली उभर आई उसको कहते थे बजट बाय असाइन्ड रेवेन्यूज। इस वित्त प्रणाली की खासियत ये थी कि इसमें कुछ रेवेन्यू के सोर्सेस ये राज्यों को यानी कि प्रांतिक सरकारों को सौंप दिए थे और एक स्पेशल प्रोविजन किया था जिसको एडजस्टिंग असाइनमेंट कहते थे। असाइनमेंट का समायोजन, क्योंकि रेवेन्यू के सोर्सेस देने के बावजूद भी संसाधनों में, राज्यों के संसाधनों में जो कमी रहेगी उसको पूरी करने के लिए ऊपर से एडजस्टिंग असाइनमेंट का नियोजन किया गया। तो राज्यों के पास जो संसाधन थे वो 3 स्रोत से आते थे। पहला तो सोर्स था रिसीट्स फ्रॉम डेलीगेटेड सर्विसेज, मतलब जो सेवाएं उन पर छोड़ दी गई थी, उन पर थोप दी गई थी, उससे मिलने वाली आय, साथ ही साथ जो रेवेन्यू केंद्र सरकार के पास आता था उसका जो शेयर मिलता था वो रेवेन्यू
और तीसरी जो है वो एडजस्टिंग असाइनमेंट। ये जो स्कीम थी ये भी ज्यादा चली नहीं, 5 बरस तक चलती रही। फाइनेंशियल ईयर 1877-78 से लेकर 1881 टू 82 तब तक ये चली। और उसके बाद में फाइनली एक ऐसी सिस्टम आई जो कि आज भी एक तरफ से लागू होती है, और ये सिस्टम, ये प्रणाली 40 वर्ष तक चलती रही, फाइनेंशियल ईयर 82-83 से लेके 1920-21 तक। और इस प्रणाली को कहते थे बजट बाय शेयर्ड रेवेन्यूज। ये स्कीम में रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों के जो मेजर हेड्स थे उसको 3 ग्रुप में उसका बंटवारा किया गया। पहला था पूरी तरह से केंद्र सरकार के लिए, दूसरा था प्रांतिक सरकारों के लिए, और तीसरा था कुछ केंद्र सरकार के लिए कुछ प्रांतिक सरकार के लिए, और उसका जो अनुपात था वो सुनिश्चित किया गया था। ये सिस्टम बहुत अच्छी तरह से चली, और जैसे कि मैंने कहा एक प्रकार से आज भी वो अलग प्रकार से लागू होती है। तो ये जो स्कीम थी ये 40 बरस चली, लेकिन उसके बाद उसको बंद करना पड़ा। इसलिए नहीं कि वो स्कीम में कुछ कमी थी, वो इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि उसमें एक नया एक्ट पारित हो गया जिसको कहते हैं रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1919, जिसके जरिए पहली बार सरकार को अंशतः लोगों को जिम्मेदार किया गया। जैसे कि पूरे डेमोक्रेसी में जो फुल डेमोक्रेसी होती है, जैसे हमारा देश है, वहां सरकार ये 100% लोगों को जिम्मेदार होता है। 100% छोड़ दीजिए, लेकिन शुरुआत कर दी 1919 में कि अंशतः केंद्र सरकार ये लोगों को जिम्मेदार रहेगी, और ये बहुत बड़ा मामला था। तो इसके अंदर जो डिवोल्यूशन के रूल्स निकले, नए कायदे बन गए, उसमें एक प्रोविजन ऐसी थी कि प्रशासन की 52 सेवाएं इनको राज्यों पर सौंप दिया था, कि राज्यों का अधिकार ये स्वीकार किया गया और 52 सर्विसेज पूरी तरह से उन पर सौंपे गए। साथ ही साथ मैकेनिज्म्स, यंत्रणा, एक कानून, नियम बनाए गए। जो कठिन समस्याएं थी वो समस्याओं के लिए कुछ उपाय वहां सुझाए गए। वो 2 समस्या क्या थी? पहली समस्या ये थी, ये दोनों समस्या आज भी उतनी ही प्रभावशाली है और उतनी ही महत्वपूर्ण है। उसकी पहली समस्या ये थी कि केंद्र सरकार के पास जो पैसा आएगा, वो पैसा जो आएगा उसका विनियोग कैसे करे, केंद्र सरकार खुद के लिए कितना रखे, राज्यों को कितना दे दे, ये अनुत्तरित है। कुछ जवाब तब दिए गए थे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण और पेचीदा सवाल है। तो केंद्र सरकार का जो बजट डेफिसिट होगा उसको कैसे आप पूरा करोगे, वो कैसे किया जाए, ये वो दूसरी समस्या थी। उसके ऊपर कुछ उपाय सजेस्ट किए गए। वहां तक का एनालिसिस डॉक्टर अंबेडकर जी ने बहुत ही अच्छा उन्होंने इसका विवेचन किया है, और इसका मूलगामी चिंतन जो है वो दिखाया है। उनके जो एडवाइजर थे, अमेरिका में एक गाइड नहीं होता है पीएचडी के लिए, 3 से लेकर 5 लोगों की कमिटी होती है, और उसका जो चेयरमैन होता है उसको सुपरवाइजर कहते हैं। तो उनके प्रबंध के लिए जो सुपरवाइजर था, जो कि बहुत जाना माना नाम था तब के जमाने का पब्लिक फाइनेंस का, प्रोफेसर एडविन सेलिगमन साहब ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने देश में जो एक महत्वपूर्ण घटना घटी है, जो कि प्रांतिक वित्त का उद्गम और उसका विकास, इस घटना का इतना अच्छा विश्लेषण किया है और निष्पक्ष विश्लेषण किया है, इसके लिए ये यादगार रहेगा और देशों के लिए भी उपयुक्त साबित हो सकता है। ये हुआ है डॉक्टर अंबेडकर जी की वजह से। तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हमारे देश में
प्रत्येक 5 वर्षों के बाद में फाइनेंस कमीशन का नियुक्ति किया जाता है। क्या काम होता है इस फाइनेंस कमीशन का? फाइनेंस कमीशन का काम यह होता है कि केंद्र सरकार को टैक्स के फॉर्म में और नॉन टैक्स रेवेन्यू के फॉर्म में जो भी पैसा इकट्ठा हो जाएगा उसका विनियोग कैसे करना है, केंद्र सरकार ने कितना अपने आप पास रखना चाहिए, कितना उनको राज्यों को देना जरूरी है, और राज्यों को जो पैसा देंगे उसके क्या तत्व रहेंगे, इसकी सिफारिशें करने का काम फाइनेंस कमीशन करता है। आज तक हमारे देश में 15 फाइनेंस कमीशन हो चुके हैं और 16वां फाइनेंस कमीशन अभी नियुक्त होने जा रहा है। तो ये जो फाइनेंस कमीशन है इसकी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में किसने की? वो तो की डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने। हैरानी की बात यह है कि हम सब लोग फाइनेंस कमीशन को जानते हैं, लेकिन आज तक जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आए हैं उन सब का मूल स्रोत जो था वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया हुआ मूलगामी चिंतन था। द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंसेस इन ब्रिटिश इंडिया नाम का जो ग्रंथ लिखा वो उसका मूलाधार है, मूल स्रोत है। ये बात हम नहीं जानते। दोस्तों, मेरी बात को यहीं पर विराम देते हैं। अगर ये ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज आपको पसंद आई तो अवश्य इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।